हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग जीपी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हिंदी में उसको गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है, एपी के सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं, तो प्लीज जाके वहां से देख लेंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट बना के रखा हमने, वहां से जाके देख लीजिएगा आप लोग। एपी के सारे मिल जाएंगे, 3 ही पार्ट है आई थिंक एपी का। ठीक है, तो चलिए आज से शुरू करते हैं जीपी। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एट लास्ट अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम्स हो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और एट लास्ट अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा वीडियो को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जीपी के कुछ पहले ऐसी चीजें जो हमें जाननी चाहिए, यानी कि हमें याद रखना होगा। ठीक है, यानी कि जो भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होंगे उसको पहले हमें फॉर्मूले को तो पहले उसको याद रखना पड़ेगा, यानी कि जो भी फॉर्मूले इस पे अप्लाई किए जाएंगे, ठीक है, और कौन से फॉर्मूले कब अप्लाई किए जाएंगे, ये सारी चीजें हमें याद रखनी होगी। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या है अभी कि फॉर्मूलों को बता दूं पहले कि कौन से फॉर्मूले आपके लिए यूजफुल होंगे, या फिर कौन से फॉर्मूले कैसे यूज होते हैं और कौन कौन से फॉर्मूले इसमें हैं। ठीक है, तो मैं डिराइव करके तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि डिराइव करेंगे तो फिर पता चला 1-2 घंटे की लेक्चर बन जाएगी। ठीक है, 1-2 घंटे का लेक्चर का मतलब यह है कि 1 घंटे में इंट्रोडक्शन ही चलेगा, उसके बाद जो भी लेक्चर बनेंगे तो फिर मैं डिराइव नहीं करने वाला। बस इतना बता दे रहा हूं कौन कौन से फॉर्मूले हैं और कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें कैसी हैं। ठीक है, पूरे व्यवस्थित ढंग से समझाने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, हिंदी वाले समझ लेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इतना बड़ा सा लिख दिया हूं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, लेकिन अगली बार से मैं जीपी ही कहूंगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जीपी कहेंगे तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाएगा, और एपी कहेंगे तो समझ पाते हो, इतना तो समझ ही लिए होगे तुम सब। ठीक है, चलो तो यहां समझने की कोशिश करते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या है। ठीक है, जैसा कि हम लोग पीछे एपी पढ़ गए ना, तो एपी पढ़ के आए थे, तो एपी में क्या क्या चीजें थी और जीपी में क्या क्या चीजें, यही सब चीजें हमें कंपेयर करके पढ़ना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे पहले देखते हैं हमारे पास nth टर्म क्या मिलेगा, या फिर एक सीरीज पहले जीपी की एक सीरीज बना लीजिए। सबसे पहले काम क्या, एक जीपी की सीरीज बनाई जाए। तो जीपी की सीरीज कुछ इस प्रकार से बनती है। जीपी की सीरीज ऐसे बनती है, ए आर स्क्वायर, ठीक है, ए आर क्यूब, ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, कहां तक जाएंगे, ए आर पावर n-1 तक, ए आर पावर n-1 तक। यानी कि हमें ऐसा लग रहा है कि जो लास्ट टर्म है हमारा, लास्ट टर्म मतलब सीधा सीधा कि जो nवां पद है हमारा, nवां पद क्या है, ए के पावर ए इंटू आर के पावर n-1 है। ठीक है, यहां से लग रहा होगा कि टीएन की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी, क्या, लास्ट वाला जो पद है हमारा वही। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा कि जीपी में और एपी में अंतर क्या है। जीपी और एपी में अंतर क्या है। जीपी में हम लोग पढ़ते हैं सार्वंतर, एपी में हम लोग पढ़ते हैं सार्वंतर। क्या पढ़ते हैं, सार्वंतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस, यानी कि दो पदों में हमें क्या निकालना होता था, डिफरेंस निकालना होता था। ठीक है, तो अंतर निकालते थे। उसमें क्या था कि जो भी जहां भी जिस भी पदों में उसके अगर अंतर को देखा जाए, जहां जितने भी मतलब पद उसमें होंगे, ठीक है, उनका अगर अंतर देखा जाए, दो पदों का अंतर देखा जाता था तो इक्वल ही होता था। क्या होता था, इक्वल होता था। और कौन से पदों में, क्रमागत पदों की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो क्रमागत पदों को देखा जाता था, उसके अंतर को निकाला जाता था। जहां भी हम लोग देखते थे क्या मिलता था, इक्वल मिलता था, उसका क्या अंतर मिलता था, इक्वल। ठीक है, अब जीपी की बात करें तो जीपी में क्या होता है, सेम वही सब कुछ है, लेकिन इसमें सर्वानुपात निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सर्वानुपात, यानी कि कॉमन रेशियो निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कॉमन रेशियो। ठीक है, तो ए तो वहां पे आप पहले से पढ़ के आओ कि ए क्या होता था, हमारा प्रथम टर्म, यानी कि पहला वाला जो टर्म हमारा होता था, पहला वाला जो पद होता था वही होता था। ठीक है, अब आर के बारे में थोड़ा बहुत जानना हमें, तो आर के बारे में जान लेते हैं। देखिए आर बराबर क्या होगा, T2/T1 होगा, T2/T1, यानी कि हमें यही जो आर है हमारा ना, इसी को कहते हैं कॉमन रेशियो, और हिंदी में कहते हैं सर्वानुपात। ठीक है, सर्वानुपात का सीधा सीधा मतलब यही है कि दो पदों को, दो क्रमागत पदों के अनुपात, क्रमागत मतलब आगे पीछे दोनों जो होंगे, ठीक है, उसके क्या हमें अनुपात मिलेंगे। ठीक है, यानी कि कॉमन रेशियो इसको कहते हैं।
आर मतलब क्या, रेशियो, ठीक है, कॉमन रेशियो, ठीक है, जैसे वहां पे डी था, डिफरेंस था, वैसे ही यहाँ पे, ठीक है। अब एन का मतलब भी हम पीछे वाले लेक्चर में बता के आए हैं, यानी कि एपी में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि एन था क्या या फिर एन है क्या, ठीक है। तो आई थिंक ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है कि जो अगर टीएन हमारा, मतलब अगर टीएन हमें फाइंड आउट करना है तो ए चाहिए, आर चाहिए, एन की वैल्यू चाहिए। टीएन मतलब निकालना हो, टीएन मतलब क्या, एन की कोई वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, एनवें पद तक किसी एनवें पद का वैल्यू हमें पता करना हो तो क्या करना पड़ेगा, पहले एन की वैल्यू, ए की वैल्यू, आर की वैल्यू हमें पहले पता होनी चाहिए, ठीक है, समझ में आया। अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में टी एन बराबर, ठीक है, समझिएगा, अगर आपके क्वेश्चन में ए की वैल्यू ना दे के अंतिम पद दे रहा हो, क्या दे रहा हो, अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म दे रहा हो, उस केस में एल अपॉन आर पावर एन माइनस हो जाता है, ठीक है, एल अपॉन आर के पावर एन माइनस 1 हो जाता है, ठीक है, समझ में आया, ये चीज समझ में आई, ठीक है। तो एल मतलब क्या, लास्ट टर्म यानी कि अंतिम वाला जो पद हमारा होगा वो होगा, समझ में आ गया होगा लगभग। तो एक दो चीजें होंगे किसके लिए, टीएन के लिए, यानी कि टीएन जब भी हमें फाइंड आउट करना होगा तो या तो ऐसे या तो फिर ऐसे, इन दोनों से ही निकलेगा हमारा। आर के बारे में समझ लिए, आर के बारे में क्या समझे कि जो दूसरा वाला मतलब आगे वाला जो पद होगा उससे मतलब उसका पहले वाले पद से भाग कर दिया जाएगा, जैसे यहाँ देखिए, ठीक है, दूसरे वाले टर्म से क्या कर, दूसरे वाले टर्म को क्या करना है, पहले वाले से भाग करना है, समझ में आया। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये चीजें तो हमें समझ में आ गई। अब मान लीजिए, इसको मिटा दे रहे हम, अब मान लीजिए हमें पढ़ना है ऐसा नहीं, यानी कि योग, क्या, योग मतलब क्या, जोड़, यानी कि अगर इन सारे पदों का योग हमें निकालना हो, इन सारे पदों का क्या निकालना हो, योग निकालना हो, तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला, एन बराबर ए इंटू आर के पावर एन माइनस 1 अपॉन आर पावर आर माइनस वन, ठीक है, समझ में आया, आर माइनस 1, ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है एन बराबर ए उसके बाद 1 माइनस आर के पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। आधे से अधिकतर बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं कि सर कौन सा फॉर्मूला और कब यूज किया जाए, कौन सा फॉर्मूला और कब यूज किया जाए, अधिकतर ऐसा होता है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों को कि जब भी ये क्वेश्चन देखते हैं तो फिर वही घबरा जाते हैं कि चलो ठीक है यार तो समझ में आ गया, लेकिन कौन से फॉर्मूले पे इसको रखा जाए, ठीक है। यहां तो लिखा तो रहता है, यहां ऐसे कुछ लिखा हो रहता है, देखे होंगे बगल में, उसके जस्ट बगल में लिखा रहता है, ठीक है, आर इज लेसर देन 1, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे कुछ लिखा होगा आर इज ग्रेटर देन 1, ऐसे लिखा होता है ना, इसके बगल में जस्ट फॉर्मूले के जस्ट बगल में लिखा होता है कि आर इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, आर इज लेसर देन 1, ठीक है, यानी कि आर जो है हमारा 1 से छोटा है इस केस में, और इसमें आर हमारा जो है सॉरी, आर जो हमारा है 1 से बड़ा है, समझ में आई ये चीज। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये चीज भूल जाती है बार बार, ये चीज भूल जाती है बार बार, तो आपको करना क्या है, एक कोई फॉर्मूला याद कर लो, एक कोई फॉर्मूला याद कर लेना, किसी में से एक कोई फॉर्मूला याद कर लेना। अगर ये भूल गया है तब की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, मतलब याद नहीं पड़ा कि कैसे कैसे था तब, ठीक है, एक कोई फॉर्मूला याद कर ली यहां से, या तो ये दोनों में से कोई ये, ठीक है। अब देखो अगर आप आर की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, मतलब उस सीरीज का आर की वैल्यू निकालोगे, आर की वैल्यू मतलब समझ रहे हो ना, सर्वानुपात निकालोगे, जब सर्वानुपात इसमें -1 होगा या फिर 0 होगा या फिर माइनस में कोई भी वैल्यू, सीधा सीधा माइनस में कोई भी वैल्यू होगी, माइनस में कोई भी वैल्यू होगी, तो आपको नहीं लगता है कि अगर माइनस में चला गया यानी कि 1 से छोटा हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा, तो अगर ध्यान समझिए, अगर मैं इसमें माइनस वाली वैल्यू को रखूं, इसमें क्या रखूं, माइनस वाली वैल्यू को रखूं, ठीक है, अगर यहाँ पे -1 था, क्या था, -1 था, ठीक है, -1 वाली वैल्यू यहां में रखूं, ठीक है, तो आपको नहीं लगता है कि ये जो आर है हमारा माइनस में मिलेगा,
नहीं मिलेगा। सोच के देखिए, आर की वैल्यू -1 रख दिया जाए, यहाँ पे माइनस मिलेगा, ये भी माइनस मिलेगा, और हमें यहाँ से पता चल रहा है कि जो हमारा हर होगा यानी कि डिनोमिनेटर हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा ना, लग रहा होगा, देखो के समझ के। ठीक है, इस वाले पोर्शन में आ जाओ। अगर मान लीजिए पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। एक है, एक क्या रख दिए यानी कि 0, यानी कि सीधा सीधा मुझे लग रहा होगा कि पूरा का पूरा इनफाइनाइट वैल्यू दे देगा, पूरा का पूरा क्या दे देगा, इनफाइनाइट वैल्यू दे देगा। लेकिन एक होगा नहीं किसी केस में, मतलब रेयर केस है ऐसा, एक होगा नहीं, एक से ज्यादा ही होगा, जैसा कि यहाँ केस में आप देख रहे होगे। ठीक है, यानी कि सीधा सीधा मतलब ये समझ में आ गया कि जो हमारा हर होगा यानी कि डिनोमिनेटर, ठीक है, उसको निगेटिव में नहीं होने देना है। क्या नहीं होने देना है, निगेटिव नहीं होने देना है। ठीक है, तो आप यहीं से अगर फॉर्मूले को याद किए और आर की वैल्यू जो ही माइनस में गई तो आपको तुरंत लगने लगेगा सर यहाँ पे रखेंगे तो शायद ये लग रहा है तुरंत ही माइनस होने के बाद पूरा माइनस हो जाएगा, पूरा जो हमारा हर होगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में एग्जिस्ट नहीं करेगा, दूसरे वाले में एग्जिस्ट करवाना पड़ेगा यानी कि। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, याद करने का एक और तरीका कि ये जो ऊपर जैसे लिखते हैं, जैसे ऊपर लिखते हैं जिस सीरीज में, उसी सीरीज में नीचे लिखते हैं। जैसे लिखा गया ऊपर r के पावर n-1, वैसे ही नीचे लिखा गया r-1, वैसे ही दूसरे वाले में लिखा गया a1 माइनस r के पावर n, यानी कि नीचे 1 माइनस r। ये सीरीज आपको याद रखनी है। ठीक है, इतना तक समझ में आया। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन अगला एक फॉर्मूला। सारे फॉर्मूलों को अच्छे से रट लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, सारे फॉर्मूले से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे नंबर अगर गेन करने हैं तो। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं इसी सीरीज की अगर बात कर लूं, मैं इसी सीरीज की अगर बात कर लूं तो ध्यान से देखिए, अगर मैं कहूं कि जो हमारा सीरीज है, ये जो हमारा जीपी है वो इनफाइनाइट तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है बाबू, इनफाइनाइट तक, मतलब हमें पता नहीं कहां तक जा रहा होगा, ऐसे जा रहा है, मतलब बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा। ठीक है, तो इस केस में अगर कोई कह दे बाबू आपको ऐसा निकालना है यानी कि इन सब का योग निकालना है, तो उस केस में ठीक है आप क्या कर दोगे, a/1 माइनस r कर दोगे। ये हमारे लिए फॉर्मूला एक है। ठीक है, समझ में आया। तो क्या कर दोगे आप, यहां से a/1 माइनस r कर दोगे सारे पदों के योग के लिए। कब, जब इनफाइनाइट तक वो सीरीज बता रही होगी कि हम इनफाइनाइट तक जाएंगे। समझ में आया। ठीक है, तो कुछ आई थिंक 1 2 3 4 5 फॉर्मूले आप लोगों के लिए हो गए, तो पांचों फॉर्मूलों को अच्छे से रट लीजिएगा। ठीक है, एक और फॉर्मूला देख लीजिए थोड़ा सा, एक और फॉर्मूला है आपका जीएम से। जीएम मतलब क्या था, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, हिंदी में आप लोग जो भी कहते हो। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ज्योमेट्रिक मीन के लिए क्या है केस, अगर मान लीजिए, ध्यान समझिएगा, दो राशियां a और b है हमारे पास, दो राशियां क्या है, a और b है। ठीक है, और इन दोनों के बीच कोई वैल्यू x है या फिर कोई एक राशि x है, किसके बीच, इन दोनों के बीच है, और हमें इस x की वैल्यू को निकालना है यानी कि इसको ज्ञात करना है। इसी को ज्ञात करने को ही तो कहते थे जीएम यानी कि ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि इसका आधा इन दोनों के बीच में कौन लाई कर रहा है या फिर कौन दिख रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, आपको फिर वही चीज पता है कि अगर इनका अनुपात देखा जाए, इन तीनों पदों का अनुपात देखा जाए तो भाई इक्वल होना चाहिए, कुछ यही तो केस बनता है। ठीक है, चलो अब T2 की वैल्यू x है और T1 की वैल्यू a है, इज इक्वल टू T3 की वैल्यू b है और इसकी वैल्यू x है। तो यहां से आप देखोगे x स्क्वायर इज इक्वल टू ab, और x की वैल्यू निकाल लो तो रूट ab मिल जाएगा आपको। क्यों, सही है ना, रूट ab मिल जाएगा। समझ में आया। ठीक है, और इस x को ही हम जो निकाल के रखे हैं इसी को कहते हैं जीएम यानी कि ज्योमेट्रिक मीन। आप लोग हिंदी में जो भी कहते हो आप लोग देख लेना वहां से, समझ में आ गया। ठीक है, तो यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, ज्योमेट्रिक मीन का हिंदी पता है ना सबको। ठीक है, ज्योमेट्रिक मतलब गुणोत्तर और इसका मीन मतलब माध्य होता है, जो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ समझ लेना। ठीक है, तो हो जाएगा गुणोत्तर माध्य। ठीक है ना, समझ में आ गया।
चलो तो अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन करते हैं। अब हो गया है सब, या फिर एक चीज और देख लेते हैं, डिनोशन देख लेते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन में कहे आपके, ऐसा अगर कहे कि 3 क्रमागत पदों, ठीक है, यानी कि 3 क्रमागत पद कहे, क्या कहे, सीधा सीधा 3 क्रमागत पद, तो आपको लिखना कैसे है, या फिर वे कौन से 3 क्रमागत पद होंगे जिनको आपको दिखाना है, जिनको आपको दिखाना, तो कौन से पद होंगे ध्यान दीजिएगा। पहला पद जो हमारा बीच वाला होगा यानी कि ए, ठीक है, और यहां पे हो जाएगा ऐसे कुछ, और यहां पे हो जाएगा ऐसे कुछ, यानी कि लग रहा होगा यहां से देखने पे ए हमारा हो जाएगा T1, ए हो जाएगा T2, ए हो जाएगा T3, यानी कि 3 पद हमारे हो जाएंगे और वो भी एक क्रम में हो जाएंगे, एक सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर कहते 4 पदों के लिए, कितने पदों के लिए, 4 पदों के लिए, अब 4 पदों के लिए क्या करेंगे, ए अपॉन आर इधर आ जाते हैं, ए अपॉन आर क्यूब इधर चले जाओ तो ए अपॉन सॉरी ए इंटू आर कॉमा ए आर क्यूब, ऐसे कुछ कर लेना है हमें, ठीक है। यानी कि 4 पदों के लिए 4 क्रमागत पदों की अगर बात की जाए तो कुछ इस प्रकार से हमें दर्शाना है, समझ में आया, ठीक है। चलो अगली चीज देखते हैं, 5 क्रमागत पदों के लिए अगर मान लीजिए ऐसा ही केस है और कह दिया 5 पदों को दिखाइए, कितने पदों को, 5 पदों को, तो 5 पदों को दिखाने के लिए पहले ए को लिख लेना, फिर ए आर हो जाएगा, फिर ए आर का स्क्वायर हो जाएगा, और जस्ट ऐसे ही आ जाओगे तो यहाँ रिवर्स हो जाता है, पता होगा आपको, यहाँ पे हो जाएगा ऐसे कुछ, ठीक है, स्क्वायर ही होगा, ठीक है। तो ये 5 पदों के लिए हो जाएगा, और ये 4 पदों के लिए और 3 पदों के लिए, देखिए 3 पदों के लिए, 4 पदों के लिए, 5 पदों के लिए कुछ इस प्रकार से दर्शाएंगे हम, ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, आई थिंक अब सब कुछ बता दिया हमने, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, या फिर क्वेश्चन कौन कौन से ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके अगर हम अपने एग्जाम के नजरिए से देखें तो, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन मेरा जो है, देखिए क्वेश्चन लिख रहा है श्रेणी दिया हुआ, एक श्रेणी दिया हुआ है, ठीक है, क्या आ रहा है, एक श्रेणी का 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो सीधा सीधा भाई Tn यानी कि T10 निकालना में, T10 10वां पद मतलब T10 निकालना है, तो T10 निकालना है तो बाबू आप इसको निकाल लेना, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। अगर चलो बता ही देते हैं, या फिर चलो आप लोग कर लोगे यार, इतना तो कर ही लोगे, T10 नहीं निकाल पाओगे, इसका फॉर्मूला तो याद ही है। चलो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड एकदम, इसमें भी T10 ही कह रहा है। चलो तो मैं एक काम करता हूँ, एक T10 मैं तुम लोग को फाइंड करवा ही दे रहा हूँ। तो सीरीज दिया हुआ है, सीरीज हमारा दिया हुआ है 3, -6, 3, -6, 12, -24 और डॉट डॉट डॉट, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, आगे ऐसे ही क्रम हमारा बना हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि हमें क्या निकालना, 10वां पद, कौन सा पद, 10वां, तो 10वां मतलब T10, यही तो है, इसी को फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है फॉर्मूला होता था Tn इज इक्वल टू ए के पावर सॉरी ए इंटू आर के पावर n-1, तो हमें दिख रहा है यहां से कि a की वैल्यू 3, अब r की वैल्यू निकालनी है, तो r इज इक्वल टू क्या होता है सॉरी यही तो होता था, r की वैल्यू T2 अपॉन T1 होता था, ठीक है। अब T2 यहाँ पे क्या है, -6 है और अपॉन 3 है, ठीक है, तो r की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -2 मिल जाएगी, यहां से r की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, -2 मिल जाएगी। चलिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, T10 फाइंड आउट करने के लिए यानी कि n की वैल्यू 10 हो जाएगी और 2 की वैल्यू 3, r की वैल्यू अभी भी निकाल लें हम लोग -2 और इसके पावर n मतलब कितना 10 -1 यानी कि 3 गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए तो फटाक से, 9 हो जाएगा, तो 9 बार 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब हमें कितनी बार, 9 बार 2 का गुणा, ठीक है, और 9 बार गुणा की तो बात ही छोड़ दो, माइनस भी है, ध्यान देना इस चीज को। तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे अगर 9 है, 9 का मतलब एक विषम संख्या है, और किसी भी विषम संख्या से मतलब कितना हो, अगर माइनस का गुणा अगर हम करते हैं लगातार, ठीक है, अगर
मतलब सम संख्या मतलब सम टाइम में, मतलब यूं कहें तो अगर -1 है और इसके पावर n है और ये जो n है हमारा सम संख्या है, n जो हमारा है सम संख्या है, तो आपको पता होगा कि पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, अगर ये हमारा n, ये जो हमारा n है, ठीक है, विषम संख्या यानी कि ऑड है, तब क्या देगा? निगेटिव साइन देगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि विषम संख्या है यानी कि निगेटिव साइन देगा, तो सीधा सीधा -3 इंटू क्या हो जाएगा? 2 पावर 9। इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है श्रेणी एक दिया हुआ है, तो मैं लिख ले रहा हूं, लिखा हुआ 1 -2, उसके बाद +2 स्क्वायर, उसके बाद लिखा हुआ है -2 क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, उसके बाद कह रहा है 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा? 10 पदों का योग ज्ञात करने के लिए क्या कहा? 10 पदों का योग। ठीक है, तो क्या बात है, निकाल लिया जाएगा। ठीक है, 10 पदों का योग कहने का सीधा सीधा मतलब हो गया कि SN बराबर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो कैसे डिसाइड करोगे? हमने बताया पहले क्या करना पड़ेगा, हमें R की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? R की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो R की वैल्यू कैसे निकलेगी? R की वैल्यू निकलेगी T2 अपॉन T1 करने से। ठीक है, अब R इज इक्वल टू T2 की वैल्यू -2 है, तो -2 अपॉन T1 की वैल्यू 1 है, तो आपको लग रहा होगा यहां से कि R की वैल्यू -2 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? अब ये जो -2 वैल्यू मिला है R की वैल्यू, तो आपको यहां से पता चल रहा है कि R की वैल्यू निगेटिव हो गई, यानी कि R की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी? यहाँ पे छोटी हो गई ना, R की वैल्यू 1 से छोटी हो गई। तो जब छोटी हो जाएगी, तो अभी अभी हमने बताया कि फॉर्मूला यही था आपके पास, R पावर n-1। तो आप देखो तो जरा, अगर नीचे ही मैं लिख दूं R-1, ठीक है, R-1 इसी के क्रम में लिखेंगे ना, तो अगर यहाँ पे मैं -2 को रखूं तो शायद -3 मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा। यानी कि सीधा सीधा लग रहा है कि ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे सिटेबल नहीं है, यानी कि इस फॉर्मूले से सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो दूसरे वाले फॉर्मूले का तुरंत अप्लाई कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब निकालना क्या है? S10, तो हो जाएगा A की वैल्यू 1 और 1 माइनस R की वैल्यू अभी भी निकाला क्या? -2, हो जाएगा -2 के पावर कितना? N की वैल्यू क्या है हमारे पास? 10, तो 10 और इसको बड़ा ब्रैकेट बना लो, ठीक है, अपॉन 1 + 2, क्योंकि R की वैल्यू -2 था, माइनस और माइनस यहां से +2 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, ऊपर थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो देखो अब यहाँ पे आ गया सम संख्या 10, पावर सम संख्या हो जाएगी ना, यानी कि जो माइनस हो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 1 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 पावर 10 अपॉन 3, 2 पावर 10 अपॉन 3 हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे क्या करना हमें? 1 माइनस, अब इसका 10 हमें, मतलब इसका 10 गुना, या फिर यूं कहो कि 10 पावर है ना, तो 10 बार गुणा, सॉरी 10 गुना नहीं, 2 का 10 बार गुणा करने के बाद जो भी वैल्यू हमें यहाँ मिलेगी, जो भी वैल्यू हमें मिलेगी, यहाँ कितना मिला है? 1024 मिला, 1024/3, तो घटा लीजिए अब, तो मिलेगा कितना? -1023/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए हमारे यहाँ पास आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या रहा है? n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो वो तो आप लोग कर लोगे, n पदों तक का योगफल मतलब क्या? n की वैल्यू हमें नहीं पुट करनी है क्योंकि मुझे दिया ही नहीं होगा। ठीक है, तो सीधा सीधा है कि जो दिया होगा उसको रख लेंगे, थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे और n के पदों में ही कुछ मिल जाएगा हमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चलिए इसको पहले मिटा लें।
चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी 1 + 4 + 16 + 64 प्लस डॉट 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 कितने पदों का योग, कितने पदों का योग, कितने पदों का योग 5461 होगा, कितने पदों का योग 5461 होगा। तो कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा है कि योग कह दिया है तो शायद SN बराबर दिया होगा, कितना किसको दिया होगा, SN के बराबर कुछ दिया होगा। तो कितना दिया बाबू, दिया है 5461, 5461, ठीक है। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा एक बार, क्वेश्चन कह रहा गुणोत्तर श्रेणी, एक श्रेणी दी हुई है हमारे पास के कितने पदों का योग, के कितने पदों का योग। जब कितने पदों का योग कह दिया इसका मतलब सीधा सीधा कि n की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, तभी तो पता चलेगा कि कितने पदों का योग इतना हुआ है, ठीक है। चलिए अब जो श्रेणी दिया हुआ ध्यान से देखिएगा, श्रेणी कुछ इस प्रकार से दिया पड़ा है, लिखा हुआ है 1 + 4 + 16 + 64, ठीक है। अब देखिए यहां से अगर हम r की वैल्यू पहले निकालें, r की वैल्यू पहले क्यों निकालेंगे, क्योंकि पहले हमें पता करना है कि जो r की वैल्यू हमारी है निगेटिव में आएगी या फिर पॉजिटिव में। तो आप यहां से भी देख सकते हो कि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, क्यों मिलेगी, क्योंकि भाई दोनों सब कुछ प्लस में ही है, निगेटिव में कुछ नहीं है। तो फिर सीधा सीधा नजर आ रहा हमें कि क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा। तो चलो फॉर्मूला लगा लेते हैं डायरेक्ट, तो हो जाएगा SN बराबर A R पावर n- ऐसे कुछ होगा, ठीक है। अब देखो R की वैल्यू निकाल लो फटाक से, R की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, देखो तो T2/T1, तो T2/T1 करोगे तो शायद 1 ही है, तो शायद 4 बस मिल जाएगा, और 4/1 होगा तो शायद 4 ही बस मिलेगा, ठीक है। चलो अब हमें निकालना क्या था, SN, तो SN की वैल्यू दे रखा है इसने, सॉरी n निकालना था, SN की वैल्यू दे रखा, कितना दिया हुआ है 5461 बराबर A की वैल्यू देख तो, A की वैल्यू 1 है, ठीक है। यहाँ पे देखो R की वैल्यू 4 अभी हमने निकाला है, और -1 अपॉन R की वैल्यू 4 - 1 ऐसे कुछ हो जाएगा, ठीक है। R की वैल्यू 4 - 1, ठीक है। देखो ध्यान से, अब यहाँ पे कितना हमारे पास है, यहाँ पे 5461, यहाँ पे मिलेगा कितना 3 मिलेगा, ठीक है। घटेगा तो कितना मिल जाएगा 3, और इस 3 को मैं क्या कर रहा हूं, इस साइड लेके आ रहा हूं, इस 3 को इस साइड लेके आऊंगा, तो यहाँ डिवाइड था तो शायद इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो मिलेगा क्या, 4 की पावर n-1, ये तो होगा, मल्टीप्लाई कर लो तो फटाक से कितना हो जाएगा 3 18, और यहाँ पे हो जाएगा 13, यहाँ पे हो जाएगा 15 16 हो जाएगा, और यहाँ पे मैं -1 को मैं इधर लेके आऊं अब, तो हो जाएगा +1 4 पावर n हो जाएगा, ऐड कीजिए तो फटाक से हो जाएगा 6 8 4 इज इक्वल टू 4 की पावर n हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। अब देखिए करना क्या है हमें, अब करना क्या है ध्यान से समझिएगा, इसको पहले में कर लेना है फैक्टराइज। फैक्टराइज का मतलब समझ पाते हैं सभी, फैक्टराइज का मतलब गुणनखंड कर लेना है। गुणनखंड बहुत पहले से पढ़ के आया हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं, चलो मैं बता देता हूं कैसे करना है गुणनखंड, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि ज्यादा चालाक हैं, तो फिर मे बी उनके लिए प्रॉब्लम हो। चलो तो देखो, तब लिखा हुआ 16 3 8 4, मैं कर रहा हूं इसका गुणनखंड, ठीक है। तो लास्ट वाले दो संख्या शायद 4 से कट रही है, तो मैं डायरेक्ट 4 से काट रहा हूं, क्योंकि गुणनखंड ही करना है, और हमें क्या लाना था 4 के मतलब 4 के बेस में कुछ पावर होनी चाहिए, तो सीधा सीधा मैं 4 से काट रहा हूं इसको। क्यों काट रहा हूं 4 से, और कैसे पता चला 4 से कटेगा, लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से कट जाती है, ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कट जाती है तो हम समझ लेते हैं कि ये पूरा जो भी नंबर लिखा हुआ है वो 4 से कट जाएगा। तो देखो कट जाएगा ना 4 से भाई, 4 से यहां भी कट जा रहा है, यहां भी कट जा रहा है, तो मैं 4 से डायरेक्ट काट रहा हूं। 4 चौको 16, और यहां से 0 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अब 3 बस बचा होगा, ठीक है, 3 बस बचा होगा, अब 3 तो कट नहीं पाएगा 4 से, तो 0 बढ़ाना पड़ेगा, अब हो जाएगा पूरा 38, ठीक है। 38 होने के बाद थोड़ा सा मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 9 होगा ना, उसके बाद यहाँ कितना हो गया होगा,
यहाँ 36 हुआ होगा तो यहाँ 2 आया होगा, ठीक है। अब 6 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब फिर देखते हैं 96 है, ये क्या 4 से कटता है? बिल्कुल कटता है, काट के देख लो। 4 से काटोगे तो ये 2 बार में कटेगा, फिर एक यहाँ जाएगा तो 16 हो जाएगा, फिर कट जाएगा 4 टाइम्स में। तो 4 से इसको भी मैं डायरेक्ट काट रहा हूँ। 2 से भी काट सकते हो आप, सिंपली क्या करोगे 2 से फिर ऐसे काटते काटते जाओगे, लेकिन मैं क्यों ऐसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो आप लोग समझ लेना ये चीजें, ठीक है। आप 2 से ही काट लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 0, और यहाँ कितना हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 4। फिर 4 से काट रहे हैं, देख लो क्योंकि ये दोनों कट जाना है 4 से। चलो अब देखो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ पे आ गया 2, तो कितना हो जाएगा 22, यानी कि 5 टाइम्स में और 6 टाइम्स में। चलो 4 से फिर से काट रहे हैं तो कितना मिल जाएगा 6, 4, और फिर 4 से काट रहे हैं तो शायद 16 मिल जाएगा, और फिर 4 से काट रहे हैं 4 मिल जाएगा, और एट लास्ट 4 एक बार और कट जाएगा। तो कितने 4 मिले हमें? 1 2 3 4 5 6 7। कितने 4 मिले? 7 4 मिल गए, यानी कि 4 के पावर 7 बराबर 4 के पावर 7। अब जो छोटे थे आप लोग, बहुत छोटे से ही पढ़ के आ रहे हो कि अगर ऐसा कुछ होता था तो हम दोनों पक्षों को कंपेयर करते थे, यानी कि दोनों पक्षों की तुलना करते थे, तो देखते थे यार दोनों पक्षों के जो बेस हैं, बेस मतलब आधार है, इक्वल है, तो इस वजह से इन दोनों को कैंसिल आउट करके डायरेक्ट n की वैल्यू 7 लिख सकते हैं हम। यानी कि 7 पदों का योग, इस सीरीज के 7 पदों के योग जो होंगे वो कितने हो जाएंगे? 5461 हो जाएंगे। समझ में आया? ठीक है, समझ में आ ही गया होगा क्योंकि बहुत सिंपल सा था, कुछ बहुत बड़ा नहीं था। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान समझिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है श्रेणी 0.5 तो हो जाएगा 0.5, ठीक है। उसके बाद प्लस 0.55 प्लस 0.555, ठीक है। ऐसे एक सीरीज बना के रखा है इसने, ठीक है। और कह रहा है n पदों तक जा रहा है, कहां तक? n पदों तक, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस सीरीज के, ठीक है, यानी कि श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बाबू? n पदों का योग ज्ञात करना है। चलो तो करते हैं n पदों तक का योग ज्ञात। हम तो करेंगे क्या, पहले हम बताएं कि जब भी ऐसा करना होगा, योग ज्ञात करना होगा, तो आप पहले क्या कर लोगे, r निकाल लोगे, ताकि वहां से आपको पता चल जाए कि कौन से फॉर्मूले का यूज करना है। अगर आपको दिख रहा है तो ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू, सब सारी वैल्यू पॉजिटिव है, तो शायद निगेटिव नहीं मिलेगा r, यानी कि सीधा सीधा हमें पता चल रहा है कि SN वाला जो फॉर्मूला लगाएंगे, हम SN का जो फॉर्मूला लगाएंगे यही वाला लगा देंगे, क्योंकि r की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव ही मिलेगी, यानी कि 1 से ज्यादा ही मिलेगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए r की वैल्यू निकालो, तो r की वैल्यू निकालिए यहां से। r की वैल्यू कैसे मिलेगी? T2/T1 करके। तो T2 की वैल्यू 0.55, T1 की वैल्यू 0.5। अगर मैं कहूं कि पॉइंट को हटा लिया जाए तो आपको लग रहा होगा कि जब पॉइंट हटेगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा ऐसे कुछ, ठीक है। जब दोनों पॉइंट्स को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 बढ़ जाएगा। कैसे? देखो यहाँ पे दोनों के पास क्या था, 2 अंकों, एक ऊपर वाला क्या था, 2 अंक के बाद पॉइंट था, ठीक है। यानी 2 अंक के बाद जब पॉइंट था तो इससे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, बताइए तो? 100 से, ठीक है। और आपको पता है कि जो बड़ी संख्या, मतलब जिस संख्या से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं उसी संख्या से नीचे भी, तो यहाँ पे 0.5 तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यही ना मिलेगा। चलिए अब देखिए, तो काटिए इसको, 5 से काट दीजिए, कटेगा 11 टाइम्स में और हो जाएगा 10 टाइम्स में, यानी कि 11/10, या फिर सीधा सीधा अगर मैं कहूं तो 1.1,
अगर डिसमल में लेके आओ तो 1.1 मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो तो यहां Sn बराबर a की वैल्यू 0.5, ठीक है, r की वैल्यू 1.1 पावर n माइनस 1, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट बना लेना, ठीक है, अपॉन r यानी कि 1.1 माइनस 1, ठीक है। अब कितना मिल जाएगा 0.5 1.1 पावर n माइनस 1 और यहाँ पे 0.1 बचेगा, 0.1 बचेगा। तो आपको लग रहा होगा कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से हटाया जा सकता है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से हटाया जा सकता है। क्यों हटाया जा सकता है बाबू? अब देखो तो जरा कुछ इस प्रकार से देखो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ 0.5, कितना लिखा था 0.5 लिखा था ऊपर, नीचे कितना था 0.1 बचा था, कितना बचा था 0.1 बचा था। अब अगर मैं कहूं दोनों के डिसिमल पॉइंट को हटाओ तो 10 से गुणा करोगे, 10 से ऊपर नीचे गुणा करोगे ना तो मिलेगा क्या 5 या फिर 50, ठीक है। यहाँ पे 10 मिल जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव लगाओगे तो एक हट जाएगा, एक हट जाएगा यानी कि 5/1 मिल जाएगा। और आपको पता है कि एक अगर बट्टे में है तो कोई उसका मतलब नहीं है, उसको हटाया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है। तो मैं यहां से हटा ले रहा हूं इसको, ठीक है। समझ में आ गया होगा लगभग, समझ में आया, ठीक है। तो आपको यहां से ऐसे लग रहा होगा कि यही शायद हमारा आंसर हो जाएगा, या फिर एक स्टेप और अगर नीचे जाएं यानी कि एक स्टेप और सॉल्व करें तो क्या मिलेगा 5 1.1 पावर n माइनस 5। क्यों? क्योंकि इस 5 का हमने क्या किया, इन दोनों पक्षों इन दोनों पदों में क्या किया कर दिया गया, मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि गुणा कर दिए, इस बड़े वाले ब्रैकेट को तोड़ दिए। तो ये जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। सपोज यहाँ से लग रहा है कि अब शायद वीडियो लंबा हो जाए, लेक्चर बहुत लंबा चला जाए, तो अगला क्वेश्चन जो भी बच रहा है, ठीक है, मैं अगले लेक्चर में कराता हूँ। और आई थिंक 1 या 2 लेक्चर इसके भी बन पाएंगे अभी इसके बाद, ठीक है, यानी कि 1 लेक्चर तो ये हो ही जाएगा, 2 लेक्चर मान के चलो कि अभी और आगे 2 लेक्चर और इसके बनेंगे, ठीक है। देखते हैं अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व होने लायक हो तो अभी करवा दें। देखिए इसके बाद एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं, चलो एक और क्वेश्चन है 11, ठीक है, उसको भी कह रहा है n पद ज्ञात करने के लिए आप लोग कर लेना। चलो अगवा चले, मतलब अगला चले तो फिर देखेंगे श्रेणी 3 + 6 + 12 प्लस 10वां पद ज्ञात करना। भाई इसको भी लग रहा है आप लोग कर ले जाओगे, क्योंकि 10वां पद ज्ञात करना अब तो रह गया है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा हो गया। और ध्यान दीजिएगा हम बताए थे जब एपी पढ़ा रहे थे कि जब भी प्लस साइन लगा हो, जब भी प्लस साइन लगा हो और उसमें कुछ लिखा होगा ना हो तो आप समझ लेना किसको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। क्यों? देखो तो जब आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हो, जब छोटे थे तभी से, कि अगर यहाँ पे प्लस लगा हो 5 + 5 लिखा है तो क्या करना होता था, इसको जोड़ देना होता था, यही तो बात था, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को। चलिए अगला क्वेश्चन एक और है, चलो एक और कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है वो, मे बी ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जैसा है, आप लोग कर सकते हो, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपको आता हो लेकिन आप कर ना पाओ, आता भी हो लेकिन आप कर ना पाओ, ठीक है। और 2018 में क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है 1, √3, और ... ऐसे है, ठीक है। कह रहा है का कौन सा पद, कह रहा है का कौन सा पद 81 होगा, का कौन सा पद 81 होगा। ध्यान दीजिएगा कौन सा पद कह दिया, सीधा सीधा मतलब हमें समझ में आ गया कि n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। किसकी वैल्यू? n की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए 81 कौन सा पद होगा, यानी कि सीधा सीधा हमें नजर आ रहा है कि जो 81 पद होगा शायद वो tn कुछ होगा भाई, ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना, n की वैल्यू कुछ होगा लेकिन tn 81 हो जाएगा ना उसका, समझ पा रहे हो ना। यानी कि 81 जो हमारा है कोई किसी पद पे सिचुएट कर रहा होगा, यानी कि होगा, स्थित होगा, ठीक है। चलो आगे चले तो फटाक से क्या किया जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे, tn = a और r की पावर n-1 का, r की पावर n-1 का। तो ध्यान दीजिएगा क्या मिलेगा यहाँ पे 81
इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, इनटू आर के पावर, आर निकाल लो, तो आर निकाला नहीं गया, निकाल लेना, यहां से मिलेगा √3, ठीक है, तो √3 और पावर n निकालना में -1, ऐसे कुछ हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो अब देखो तो यहाँ पे ये तो पूरा समझ में आ गया होगा, निकल गया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा 81 के पास, ठीक है, एक स्टेप और मैं लिख लूं ताकि समझ में आए आपको। 81 बराबर यहाँ हो जाएगा √3 और n-1, ठीक है। ध्यान देना, जैसा कि अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बताया कि उसका बेस 4 था और उसके पावर n था, ठीक है, 4 के पावर n था ना, उसका बेस क्या था, 4 था और उसके पावर n में था, ठीक है। तो हमने बताया था कि आप दूसरे वाले पक्ष को यानी कि इस वाले पक्ष को क्या बताए थे, 4 के बेस में ही रख के उसको फैक्टराइज कर दिए थे। फैक्टराइज का मतलब उसका क्या गुणनखंड कर दिए थे, गुणनखंड कर दिए थे, ठीक है। तो इस 81 का भी क्या कर दिया जाए, गुणनखंड कर दिया जाए, लेकिन एक चीज अपने दिमाग में रख के कि √3 उसका बेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, √3 उसका बेस होना चाहिए। चलो तो 81 बताएं, 3 से करो 2 7, फिर से 3 9, फिर से 3 3, फिर से 3 1, ऐसा कुछ होगा। अब हमें पता है कि जो √3 होता है, मतलब जो 3 होता है, 3 जो होता था 3 टाइम्स मल्टीपल ऑफ √3 होता है, यानी कि 3 बार 3 टाइम्स बोल दिए, 2 टाइम्स मल्टीपल ऑफ √3 होता है, यानी कि 3 के बराबर क्या होना चाहिए हमारे पास, 2 बार इसका रूट होना चाहिए, वो भी कैसे मल्टीप्लाई में, ठीक है, यानी कि गुणा में, ऐसे कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो आपको नहीं लग रहा है 1 2 3 4 है, इसका दोगुना कर दें और रूट लगा दें, यानी कि √3 लिख दें, ठीक है, और 4 बार है यानी कि 4 8 हो जाएगा, तो 8 यहाँ पे लिख दें, ठीक है भाई। कैसे, एक का 2 होगा तो दूसरे का 4 हो जाएगा, फिर तीसरे का मिला लेंगे तो 6, और ऐसे करके 8 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा √3 पावर n-1। तो आपको लग रहा होगा, यहाँ से देख के ही समझ में आ गया होगा कि अब इसका बेस और इसका बेस इक्वल हो गया, तो हम सीधे क्या कर सकते हैं, पावर को एक ऐसे इक्वल दिखा सकते हैं, यानी कि n की वैल्यू 8 + 1 यानी कि n की वैल्यू 9 हो जाएगा, 9 मिल जाएगा, यहाँ से समझ में आ गया, ठीक है, सिंपल सा था, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हमारा जो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे, यानी कि 1 2 नंबर 3 नंबर में पूछे जाने वाले ऐसे क्वेश्चंस को हमने कर लिया, ठीक है। अब अगले लेक्चर में करते हैं लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि बहुत बड़े बड़े जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 नंबर 5 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उन क्वेश्चंस को अगले लेक्चर में करते हैं। तो प्लीज आप लोग सारे जितने भी क्वेश्चंस अभी मैं बताया हूं या फिर जितने भी फॉर्मूलों को बताया हूं, प्लीज सारे फॉर्मूलों को, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अच्छे से रट लीजिएगा फॉर्मूलों को, ठीक है। जो भी फॉर्मूला जहां यूज होना है, ठीक है, वो सीख लीजिए कैसे यूज करेंगे और कहाँ किसको यूज में रखना है, समझ में आया। चलिए अगले लेक्चर को जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही सब कुछ पढ़ते रहिए, कुछ छोड़िएगा मत, ठीक है। और मैं अपना सपोर्ट तो कर ही रहा हूँ, इतना मेरा प्लान है कि एग्जाम के पहले इस सेमेस्टर के जस्ट पहले तक मैं पूरा कंप्लीट कर दूं, ताकि आप लोग वहां से जाके पूरा पढ़ लो, ठीक है, कम से कम एग्जाम के लिए अच्छा खासा नंबर स्कोर कर सको, ठीक है। और जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत हेल्पफुल होगा ये कि आप लोग ऐसे पढ़ते रहो और वहां भी पढ़ते ही रहो, ठीक है। चलो ठीक है, फिर इस वीडियो को, इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एट लास्ट। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा, और कोई भी दिक्कत तो रही हो, कहीं भी प्रॉब्लम रहा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइए हमें, ठीक है। और प्लीज अपने दोस्तों में थोड़ा शेयर वेयर करते रहिए, ठीक है, जो भी वीडियोस हैं, जो भी लेक्चर्स हैं, ताकि उन लोग के लिए भी कुछ फायदेमंद साबित हो, ठीक है। चलिए तब इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं, थैंक यू।